नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर है हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय, दोनों राष्ट्र द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने में हैं सक्षम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पर्यावरण, जलवायु और महासागर मुद्दों पर सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत एक बार इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक को खत्म करने, पानी के संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में बड़े पैमाने पर कर रहा है प्रयास। INX मीडिया केस में चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 30 अगस्त तक बढ़ाई गई। चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, सीबीआई के रिमांड की याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं। नक्सलवादियों पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक में प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति और वहां चल रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने प्रशासन की अनुमति के बिना कश्मीर जाने पर की कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं की आलोचना। कहा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में हालात सामान्य होने पर लगेगा और समय। भ्रष्टाचार पर एक और करारा प्रहार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में घिरे 22 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन किया रिटायर। फंडामेंटल रूल 56J के तहत की गई कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को दिया निर्देश, आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समूह की ओर से जमा किए गए पैसे NBCC को देने का दिया आदेश। साथ ही जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी सौंपने का दिया निर्देश। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके की, जहां एक रिटायर्ड डीसीपी के दामाद को पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मलाड पुलिस द्वारा की गई है। घर का लोन चुकता न करने और बैंक से धोखाधड़ी मामले में बीती रात आईपीसी की धारा 420-34 के तहत मलाड पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं शिकायतकर्ता के वकील का यह आरोप है कि मलाड पुलिस पूरे मामले में आरोपी को पुलिस का रिश्तेदार होने के नाते उसका मदद कर रही है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता राजेंद्र ठक्कर ने मलाड पुलिस में शिकायत की थी कि 37 वर्षीय आरोपी तेजस जितेंद्र राजा और उनकी पत्नी जागृति तेजस ने मिलकर मलाड के निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 10वें मंजिले पर स्थित अपने फ्लैट नंबर 1001 को शिकायतकर्ता को बेचा, जिसको शिकायतकर्ता ने करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन कथित दंपत्ति ने न तो फ्लैट खाली किया और न ही शिकायतकर्ता को उसके रुपए ही लौटाए, बल्कि शिकायतकर्ता को फंसाने की उन्होंने बार बार कोशिश की। इसके साथ ही हमेशा ही शिकायतकर्ता के साथ उन्होंने गाली गलौज की। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक पुलिस जांच के दौरान कॉस्मोस इंटरप्राइजेस फर्म द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के दादर पश्चिम की जो शाखा है उसको फर्जी दस्तावेज के आधार पर सबसे पहले वहां पार्टनरशिप डीड तैयार की गई। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक यह मामला इतना ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड डीसीपी की बेटी जागृति सोनावने और उनके दामाद ने कई बार क्लाइंट को धमकाने और फंसाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत साल 2017 में मलाड पुलिस स्टेशन में की गई थी। लेकिन मलाड पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करने की बजाय सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने का काम किया। लेकिन काफी दबाव आने के बाद इतने बड़े मामले में सिर्फ आरोपी तेजस राजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी पत्नी आज भी खुलेआम घूम रही है। देखिए, मेरे जो क्लाइंट है मिस्टर राजेंद्र ठक्कर, इन्होंने 2018 में एक केस फाइल किया था उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके साथ में जो रिटायर्ड डीसीपी हैं उन्होंने इनको चीट किया था 3 करोड़ 30 लाख रुपए का। उन्होंने इनको झूठा आश्वासन दिया कि मेरा जो फ्लैट है आप वो ले लीजिए, मेरे बैंक का लोन मेरे को क्लोज करना है। तो इन्होंने चूँकि पहले से जान पहचान में थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने वो पैसे वहाँ पे इनकर किए, 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक दिए। उसके बाद में उन्होंने MOU एग्जीक्यूट किया, सिग्नेचर किया
जो कि एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ सिग्नेचर करके इनको दे दिया और टालते रहे कि आज करते हैं कल करते हैं, और आज तक न तो एमओयू एग्जीक्यूट किया और ना ही जो फ्लैट का ताबा था वो इनको दिया, और इनको 3 करोड़ 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया, समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मलाड पुलिस स्टेशन का रुख किया, वहाँ पे कंप्लेंट किया, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन 2018 से आज तक जुलाई 2018 में केस फाइल हुआ था, वहाँ से आज तक इन्होंने कभी कोई प्रोग्रेस नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। उन्होंने इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इसलिए ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जब इन्होंने रीट फाइल की, वहाँ पर सुनवाई हुई, उसके बाद जो रिटायर्ड डीसीपी हैं भीमराव सोनवने, उनका जो दामाद है तेजस राजा, उसे कल अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के बाद में भी आप देखिए, आज जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो पुलिस वाले सह देते कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, जबकि वहाँ पे हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 41A का नोटिस दिया है उसको और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से मतभेद करता है, दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बावजूद वो लोग यहाँ पर आके स्टेटमेंट देते हैं हमारा चार्जशीट बन गया है, हमारा ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। तो इससे ही साबित होता है कि वो इनके साथ इसमें पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ऑब्वियसली वो अंडर द गाइडेंस ऑफ डीसीपी हो रहा है, रिटायर्ड डीसीपी। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह सर एक ही है कि इसके पीछे जो अक्यूज अभी आरोपी पकड़ा गया है तेजस राजा, उसके जो ससुर है वो रिटायर्ड डीसीपी है मुंबई के, ठीक है, और उनका पुलिस वालों के साथ में लिंक बहुत अच्छा है, तो उनके इन्फ्लुएंस में ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है हैम्पर हो रहा है। वकील साहब, अक्सर देखा जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इनको कुछ दिन पहले थ्रेड्स भी मिला था फ़ोन पे कि ये जो केसेस वगैरह है विड्रॉ कर लो वरना इनको मार दिया जाएगा। उसके लिए भी सेम पुलिस स्टेशन में, मलाड पुलिस स्टेशन में इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर नंबर 162/19। उस पर भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के। खबर है मुंबई से सटे पालघर जिले में, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल आश्रम शाला स्कूल में शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्थिति विकट होता देख पालघर पुलिस ने जबरदस्ती सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। पालघर जिले में स्थित आदिवासी आश्रम स्कूल में रिक्त पड़े करीब 57 पदों के लिए प्रशासन की तरफ से शिक्षक भर्ती किया जा रहा था। इसी भर्ती के लिए आज पालघर दांडेकर कॉलेज में परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा में पालघर जिला के अलावा दूसरे जिले से भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आए हुए थे, लेकिन पालघर के मनसे जिला अध्यक्ष कुंदन संखे और मनसे के दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए कॉलेज के गेट पर उन परीक्षार्थियों को रोकने की कोशिश की और उनसे यह कहा कि पहले स्थानीय जो अस्थायी काम कर रहे शिक्षकों की भर्ती है वो होगी और फिर दूसरे जिले के लोगों का चयन किया जाएगा। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पालघर पुलिस हंगामा कर रहे मन सैनिकों को पुलिस स्टेशन ले आई और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त के दौरान छात्र परीक्षा देने के लिए कॉलेज के भीतर जा पाए। पालघर जिले में स्थित तारापुर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहां पर एक केमिकल कंपनी से गैस के रिसाव की खबर सामने आई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेसर्स नांदोलिया ऑर्गेनिक्स कंपनी में की यह घटना है, जहां आज तड़के अचानक गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति विकट होता देख 2 से 3 घंटे के लिए कंपनी को खाली करवाकर उसे बंद रखा गया। इस मामले में कंपनी के व्यवस्थापक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ईटीपी में जा रही गैस की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसकी वजह से गैस का रिसाव होने लगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उक्त कंपनी में काम करने के दौरान कामगारों को कोई भी सुरक्षा सामग्री नहीं दी जाती। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। गैस रिसाव के दौरान जब कामगारों में अफरा तफरी मची, जिसमें कामगार भागते हुए दिखाई दिए। रविवार होने के कारण एमपीसीबी का कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। तारापुर भारत में प्रथम क्रमांक पर सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बावजूद इस तरह की कंपनियां लापरवाही का सबब बनती जा रही हैं, जिस पर प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ
एमपीसीबी विभाग आखिर कार्रवाई कब करेगा? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित उल्लासनगर से खबर है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की दो लोगों ने मिलकर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक व्यक्ति की उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक कथित आरोपियों की गिरफ्तारी भिवंडी इलाके से की गई है। आपको बता दें कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के प्रेमनगर टेकड़ी परिसर में रहने वाले 33 वर्षीय मनोज साधुराम शर्मा ने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई दिनेश साधुराम शर्मा का कैलाश कॉलोनी में रहने वाले 24 वर्षीय आशीष कन्हैयालाल करीरा और ओटी सेक्शन में रहने वाले 28 वर्षीय सागर अजित ठाकुर से पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण आशीष और सागर ने शनिवार की रात कैंप क्रमांक 4 के कैनरा बैंक के पीछे वाली गली में दिनेश के सिर पर पत्थर मारकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्याकांड की इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश भामे ने महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तर आम्ही सर्व पोलीस घरी निघालो होतो 12 वाजेच्या सुमारास त्यावेळेस इन्फॉर्मेशन आली की उल्हासनगर कॅम्पच्या भागामध्ये कॅनरा बँकेच्या पाठीमागे गुरुद्वाराजवळ एका तरुण मुलाला मारहाण झालेली आणि तो त्या ठिकाणी पडलेला आहे। आम्ही रात्रीच आमची EPI माने त्या ठिकाणी गेले तर त्या ठिकाणी तो इसम पडलेला होता। त्याचा श्वास पुरता चालू नव्हता। त्यांना ते घेऊन हॉस्पिटलला गेले। त्या ठिकाणी तो मयत असल्याची माहिती मिळाली। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आमच्या पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून गुन्ह्यानंतर आरोपीला शिक्षा लागण्यासाठी जे कागदोपत्री पुरावे गोळा करावे लागतात ते पुरावे रात्रभर जागरण करून गोळा केले आणि गुन्हा घडल्यानंतर आमच्या माननीय पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर साहेब यांनी आम्हाला वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत की मर्डरच्या गुन्ह्यामध्ये वेगाने तपास केला तर पुरावे चांगल्या प्रकारे हस्तगत होतात आणि आरोपीला चांगल्या प्रकारे शिक्षा लागू शकते। म्हणून आम्ही DCP शेवाळे साहेबांच्या आदेशाने रात्रीच पथकं नेमली आणि डॉक्युमेंट्स बनवणारं एक पथक डिटेक्शन करणारी 3 पथकं तयार केली। त्याचं नेतृत्व PSI राजपूत, PSI दिघे आणि विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे डिटेक्शनचे कर्मचारी असे वेगवेगळे ग्रुप केले आणि वेगवेगळ्या भागात तपासाला आम्ही रवाना केली। ह्या संपूर्ण प्रकारात आरोपींनी पूर्ववैमनस्यातून मायतास मारहाण केली होती आणि त्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झालेला आहे। आरोपी डोंबिवली, उल्हासनगर, कल्याण, भिवंडी असा पळत होता रात्रभर। आमचे पोलीस त्याचा माग काढत बातमीदारांच्याकडून माहिती घेत वारंवार त्याच्या पाठीमागे होते। काल सकाळी 7 वाजता पोलीस कामावर आले होते। रात्री 12 वाजता इन्फॉर्मेशन समजली। गुन्हा दाखल करून त्याच्या आरोपींच्या पाठीमागे सतत टीम पळत होती। आज संध्याकाळी 6च्या सुमारास आम्ही आरोपीला अटक केली आहे आणि आम्ही पुढील तपास करत आहोत। क्या हो गया, मैं रात को खाना खाने के लिए घर पे बैठा था 11:30 बजे, तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन पिकअप किया तो उन्होंने क्या किया, बब्बू का दोस्त था उसने फ़ोन बोला कि करके भाई आपके भाई को इधर सागर और आशी करीरा और सागर ठकुर करके ने बहुत मारा है करके, आप फटाफट आओ। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। जैसे पहुँचा तो वो बहुत हालत उनका ख़राब था, बहुत खून था। तो उसको वहाँ से उठा के एम्बुलेंस में अपना ये शिवनेरी हॉस्पिटल में लेके गया। उसके बाद वहाँ पे वो लोग ने क्या बोला करके जवाब दिया भाई ये नहीं है। तो वहाँ से मैं सेंट्रल गया, सेंट्रल पे गया तो उन्होंने भी बोला नहीं है। तो आप देखिए ऐसा कांड नहीं करना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। वो तरीफार होके यहाँ पे आके मार देता है किसी को भी, और वो सुबह से उसको टारगेट कर रहा था भाई मैं आज तुझको मारूंगा। कहते हैं दोस्त जैसा कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन जब यही दोस्त दुश्मनी पर आमादा हो जाए तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। और यही कारण है कि उल्लासनगर में पुरानी रंजिश को लेकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़।
अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई रेलवे स्टेशन की, जहां वसई दीवा मेमो खड़ी थी, लेकिन ये मेमो ट्रेन जैसे ही चली वैसे ही ब्लू कलर का शर्ट पहना एक शख्स चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे की तरफ गिर पड़ा। शुक्र इस बात का रहा कि मौके पर मौजूद एमएसएफ जवान ने पलक झपकते ही उसे अपनी ओर सुरक्षित खींच लिया। बहादुर एमएसएफ जवान का नाम अर्जुन पंचाल और कुंदन क्षीरसागर बताया जा रहा है, जिनकी बहादुरी के चर्चे अब चारों तरफ होने लगे हैं। इस घटना में पीड़ित ब्लू कलर की शर्ट पहने यात्री की घुटने में हल्की सी चोट आई है। कथित यात्री का नाम रवि कुमार ठाकुर बताया जा रहा है, जो विरार पश्चिम में स्थित बलराम बिल्डिंग का निवासी है। अपनी जान बचाने के लिए रवि कुमार ठाकुर ने एमएसएफ जवानों के का दिल से आभार माना। यह घटना 25 अगस्त तकरीबन 3:35 के आसपास की है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी मेमो चल पड़ी और उसे पकड़ने की जद्दोजहद में रवि कुमार नीचे गिर पड़ा। और अब बात करेंगे ठाणे जिले में स्थित टिटवाला परिसर की। टिटवाला इलाके में इस बार दही हंडी का जो आयोजन किया गया, उसमें इनामी राशि 5,55,555 के आसपास रखी गई। हजारों की संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो मौके पर इकट्ठा हुई थी। दही हंडी का सर्वोच्च इनाम 5,55,555 के आसपास रखा गया। साथ ही आगरी कोली गीतों का कार्यक्रम दादूस आलारे का जमकर लोगों ने लुत्फ उठाया। इस दही हंडी का आयोजन स्थानीय नगर सेविका और शिक्षण समिति सभापति नमिता पाटिल और कल्याण कृषि बाजार समिति सदस्य मयूर पाटिल द्वारा आयोजित किया गया। खासकर कोल्हापुर सांगली में आए विनाशकारी बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद और स्कूली छात्रों को शैक्षणिक सहयोग देने के मकसद से इस दही हंडी का आयोजन किया गया। वैसे गोकुल अष्टमी के दौरान दही हंडी का जो त्योहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मूसलाधार बाढ़ के बाद बनी बाढ़ की स्थिति, मूसलाधार बारिश के बाद जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, वहां के पीड़ितों की मदद के लिए इस बार के दही हंडी की जो इनामी राशि है वो उन्हें भेंट करने का संकल्प कई गोविंदा पथकों ने लिया। और अब बात करेंगे दहीसर पूर्व के शांति नगर इलाके की, जहां पर आयोजित दही हंडी के दौरान गोविंदा जब अपने थर के शीर्ष पर पहुंचा, मटकी भी उसने फोड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शांतिनगर इलाके में जल कल्याण एसआरए गृह निर्माण सोसाइटी परिसर में यह गोकुल अष्टमी का आयोजन था दही हंडी का, लेकिन इस दौरान एक जरा सी चूक ने गोविंदा को जिंदगी और मौत के बीच
कि जो भंवर है उसमें फंसने को मजबूर कर दिया। दरअसल दहिसर पूर्व में आयोजित दही काला उत्सव में मटकी फोड़ने वाला गोविंदा ऊपरी थर से सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके साथियों ने घायल अवस्था में उसे बोरीवली के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक दही हंडी को तोड़ने के लिए उसी बिल्डिंग के लड़के ने थर लगाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश की और काफी जद्दोजहद के बाद वो मटकी तक पहुंचा और उसने जैसे ही मटकी तोड़ी कि उसका संतुलन बिगड़ गया। मटकी फोड़ने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जिस गोविंदा को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है उसका नाम जफर पटेल बताया जा रहा है। बोरीवली के करुणा अस्पताल में जफर का इलाज चल रहा है। 24 वर्षीय जफर पटेल ने जिस अंदाज में मटकी फोड़ा उसे देखकर हर कोई प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही जफर जमीन पर गिरकर मूर्छित हुआ वैसे ही लोगों का पूरा उत्साह और खुशी खत्म हो गई। और अब बात करेंगे शांति दूत की प्रतीक मदर टेरेसा की, जिनकी आज 109वीं जयंती है। इस मौके पर कई जगहों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। 26 अगस्त 1910 को अल्बेनियाई परिवार में जन्मी मदर टेरेसा को दुनिया में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविक में उनका नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। उन्होंने भारत के दीन दुखियों, कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके कामों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1946 में उन्होंने गरीबों असहायों की सेवा का संकल्प लिया और निस्वार्थ सेवा के लिए टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तब उन्होंने 12 सदस्यों के साथ अपनी संस्था की शुरुआत की और अब ये संस्था लगभग 133 देशों में काम कर रही है। 133 देशों में इनकी तकरीबन 4501 सिस्टर हैं। मदर टेरेसा को उनके जीवन काल में गरीबों और वंचितों की सेवा और उनके उत्थान के लिए कई बार पुरस्कृत किया गया। इसमें 1979 में मिला नोबेल शांति पुरस्कार सबसे प्रमुख रहा, जो उन्हें मानवता की सेवा के लिए प्रदान किया गया। वेटिकन सिटी में एक समारोह के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी थी। दुनिया भर से आए लाखों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने थे। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीब और असहाय लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने मानवता के कार्यों के लिए जानी जाती हैं। मदर टेरेसा अपनी मृत्यु तक कोलकाता में रहीं और आज भी उनकी संस्था गरीबों के लिए काम करती है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के साथ भारत रत्न, टेम्पल्टन प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट और पद्मश्री से नवाजा गया। उनका कहना था, जख्म भरने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होंठ से कहीं ज्यादा पवित्र होते हैं। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों की ओर से रविवार रात अधिकारियों पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमले किए जाने के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों का दायरा हाल ही में तब हिंसक हो गया जब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के जरिए सरकार को इसमें निशाना बनाने लगे। प्रदर्शनकारी पिछले 3 महीनों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और इस दौरान कई बार उनके प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। खबर है बोलीविया से, जहां के जंगलों में जो आग लगी है वह बुझने का नाम नहीं ले रही और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये आग और भी उग्र रूप धारण करती जा रही है। अब तक तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर जमीन इसकी चपेट में आ चुके हैं। बोलीविया के राष्ट्रपति ने इस त्रासदी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की गुहार लगाई। बोलीविया के राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक ब्राजील के साथ
बोलिविया की सीमा के पास जंगलों में और सवाना के पूरे इलाकों में लगी आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का वे स्वागत करेंगे। बोलिविया ने पिछले सप्ताह अमेरिका के बोइंग 747 सुपर टैंकर को आग से लड़ने की मदद के लिए अनुबंधित किया और 2000 से अधिक फायर ब्रिगेड के साथ छोटे विमान और हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के काम में लगाया। लेकिन प्रभावित क्षेत्र के जंगलों में लगी आग गुरुवार से दोगुनी हो चुकी है। इस पर काबू जैसे जैसे करने की कवायद की जा रही है, वैसे वैसे ये आग भड़कती जा रही है। बात करेंगे इंग्लैंड की, जिसे क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। 42 दिन तक चले यहां क्रिकेट को भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, 14 जुलाई को विश्व कप फाइनल मुकाबले का रिप्ले रविवार को लीड्स मैदान में दोहराया गया, जहां एक बार फिर बेन स्टोक थे। किस्मत थी इंग्लैंड की टीम, और हां, वही एम्पायर की गलती भी थी जो फाइनल मुकाबले में देखने को मिला। कुछ अलग था तो विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया और मैदान लीड्स। जो इंग्लैंड की टीम एसेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन खत्म होने तक हार के मुहाने पर खड़ी थी, उसकी नैया एक बार फिर स्टोक्स ने पार लगा दी। ये बेन स्टोक्स के जीवन की ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक है। एक साल पहले तक जो खिलाड़ी बैड बॉय के नाम से सुर्खियों में जाना जाता था, आज वही स्टोक्स 42 दिनों में इंग्लैंड को 2 यादगार जीत दिलाकर सभी की आंखों का तारा बन चुका है। स्टोक्स ने 135 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं जैक लीच 1 रन बनाकर नाबाद पिच पर डटे रहे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आखिरी विकेट के लिए हुई 76 रनों की अटूट साझेदारी इस मैच के रोमांच की कहानी बयां करती है। हालांकि लॉर्ड्स विश्व कप फाइनल मुकाबले में अंपायर की गलती एक बार फिर इंग्लैंड और स्टोक्स के लिए किस्मत की धनी साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया को जब जीत के लिए आखिरी विकेट की भूख बढ़ रही थी, उस वक्त नॉर्थन लियोन की गेंद पर स्टोक्स साफ एलबीडब्ल्यू थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू नहीं बचा था। खास बात यह रही कि इससे एक गेंद पहले ही लियोन ने लीच का आसान सा रनआउट छोड़ दिया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी बार है जब इंग्लैंड 1 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा। और अब बात करेंगे भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में जीत का परचम लहराया। उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ खिताबी मुकाबला महज 38 मिनट में 21-7, 21-7 से अपने नाम कर लिया। वे इस टूर्नामेंट के 42 साल के इतिहास में चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बन गई। सिंधु साल 2018, साल 2017 में रजत और साल 2013, साल 2014 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों में साइना नेहवाल साल 2015 के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को इस जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली पीवी सिंधु ने फिर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। जिस जुनून और लगन से वे बैडमिंटन खेलती हैं, वो प्रेरणा देने वाला है, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। सिंधु की सफलता अगली पीढ़ी के लिए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब भारतीय शटलर 2 पदक के साथ स्वदेश लौटेंगी। इससे पहले साल 2017 में साइना ने कांस्य जीता, वहीं सिंधु ने रजत पदक अपने नाम किया था। इस साल सिंधु के अलावा प्रणीत भी पदक जीतने में सफल रहे। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा।
इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज़ उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज़ तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़ें। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।